मार्केट महारथी में अब जुड़ रहे हैं सीआईओ बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ हैं निमेश चंदन। निमेश, गुड मॉर्निंग। इटिना स्वदेश पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। निमेश, पहली बात तो आपको शुभकामनाएं आपके न्यू रोल के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाज़ार में बहुत कम समय में माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गेंस बन गए हैं। इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप जो है इन्वेस्टर बिहेवियर और बिहेवियरल पार्ट ऑफ द मार्केट पे बहुत फोकस करते हैं। हमें ऐसे एलिवेटेड मार्केट में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, कैसे अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर? गुड मॉर्निंग अजय, ऑलवेज अ प्लेजर आपके शो में आने के लिए एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट अजय कि जो बुल मार्केट होता है वो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। लोग बाद में स्टॉक्स में दिलचस्पी लेते हैं, स्पेशली जो ऑलरेडी भाग चुके होते हैं स्टॉक, उन पे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। एंड एक माहौल रहता है बुलिश, जहाँ पे लोग स्टोरीज भी बिलीव करते हैं और ढूंढते हैं नई नई स्टोरीज टू इन्वेस्ट इन। तो इसमें दो चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस वैल्यूएशन पे हैं और कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। अगर मैं ओवरऑल मार्केट के वैल्यूएशंस और मूड की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस हमने देखा है कि मार्केट अभी फेयर वैल्यू पे है। मैं निफ्टी की वैल्यू 21,500 ले रहा हूं, तो इस स्तर पर मार्केट अपने फेयर वैल्यू पे है, ओवर वैल्यू नहीं है। और ये जो वैल्यूएशंस है हम 1 ईयर फॉरवर्ड के हिसाब से देखते हैं। नाउ मार्केट का मूड जो है वो डिटरमिन करता है कि हम कितना ऊपर तक स्विंग करेंगे। जैसे एक पेंडुलम मूव करता है बिटवीन ग्रीड एंड फियर, और हमने देखा है कि जो फेयर वैल्यू है वो मिडिल में रहती है, लेकिन मार्केट कभी वहां पे ज्यादा रुकता नहीं है। तो इस बार जो सेंटिमेंट है वो भी बुलिश है, यानी हम शायद यहां से एक नया हाई और भी बना सकते हैं। we are on the bullish side of the market. तो behaviorally we are seeing all the signs of bullishness. हाँ, बट यहाँ पे हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि जब मार्केट एक्साइट हो जाता है कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में, तो उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वहां पे फ्यूचर रिटर्न्स कम हो सकते हैं, तो वहां पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। कुछ कॉन्ट्रेरियन, कुछ ऐसे सेक्टर्स जो पीछे रह गए हैं, उनमें से इवैल्यूएट करना चाहिए। फेयर पॉइंट। आपको बाजार इस समय फेयरली वैल्यूड लगता है। अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट की मैंने बात करूं, वहां पे आपको अर्निंग्स ग्रोथ जो अभी पिछले क्वार्टर की जाके आई है, और अर्निंग्स ग्रोथ वर्सेस प्राइसेस कैसा आपको दिख रहा है? अभी भी तारतम्य में बैठा हुआ है, अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ चल रहे हैं, या पॉकेट्स में आपको फ्रॉक दिखाई दे रहा है? तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इतनी बड़ी कैटेगरीज हैं, उनमें अगर हम जनरलाइज करते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी है या वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, ये गलत होगा। ये ऐसा सेक्टर है या ऐसा सेगमेंट मार्केट का जहां पे एवरेज लेना बहुत क्या कहते हैं, बड़ी गलती होगी। तो हम टिपिकली क्या करते हैं कि एक ओवरऑल वैल्यूएशन देख लेते हैं, बट इवैल्यूएट सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक करते हैं। अगर हम ब्रॉडर ट्रेंड फंडामेंटल्स के देखें मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो लास्ट 20 साल में अगर हम इनकी एवरेज से इवैल्यूएट करें तो बैलेंस शीट्स अच्छी हुई हैं और अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा है इनका। तो ये डिजर्व करते हैं थोड़ा हायर वैल्यूएशन, और ऑलरेडी वो हायर वैल्यूएशन तक आ भी चुके हैं काफी हद तक। उनकी जो एवरेज वैल्यूएशन है उससे वो लगभग 10% ज्यादा ऊपर हैं, विच मीन्स दे आर स्लाइटली अबव देयर, उनकी जो फेयर वैल्यूएशन है उससे ज्यादा है। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है। इसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो नेक्स्ट 3 से 5 साल तक और भी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखा सकते हैं। उन कंपनीज में जहां पे बैलेंस शीट अच्छी है, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है, वहां ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन जो से ओवर लेवरेज कंपनीज हैं या जिनकी क्वालिटी पे लोगों को शक है या चिंता है, वहां वो सेक्टर्स अवॉइड करनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। मॉर्निंग निमेश, ये तो आपने अवॉइडिंग वाले सेक्टर बताया, लेकिन अगर सारे सिनेरियोज को देखें इंडियन मार्केट्स में, जिस तरह के इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया एज अ प्रेफर्ड चॉइस है, BFIs का बड़ा पैसा आना है और लगातार आ भी रहा है FIs का मोमेंट, ये जो मनी है ये कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स को चेस कर सकता है? हमने देखा कि लार्ज कैप में अच्छी बाइंग दिख रही है। आप कौन कौन सी पॉकेट्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें स्पेसिफिकली ट्रैक कर रहे हैं? ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने कहा। अभी अगर मैं ब्रॉडली अगर सेक्टर्स को डिवाइड करूं तो मैं
एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेक्टर को पहले स्प्लिट करूंगा। इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली नीचे आएंगे 2024 में, लेकिन उसकी वजह ये भी है कि वहां पे स्लो डाउन भी आ रही है। तो हमारी कुछ कंपनीज जो एक्सपोर्ट सेक्टर में हैं, उनमें शायद अर्निंग्स डाउन भी हो सकता है इस वजह से। तो ओवरऑल वी आर पॉजिटिव कि डोमेस्टिक सेक्टर्स अच्छा करेंगे। अब डोमेस्टिक सेक्टर में तीन बड़े सेक्टर्स हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपेक्स या इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स, और तीसरा है कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स। अब जो इंफ्रा या कैपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उन्होंने इस साल काफी अच्छी बढ़त दिखाई है। कंजम्पशन सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली अब ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टिपिकली इंडेक्स में बहुत हाई वेटेज रखते हैं, तो वहां पे अगर आप पूछें स्पेसिफिकली एफआईआई बाइंग कहां पे आ सकती है, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में काफी बाइंग आ सकती है। कंजम्पशन सेक्टर मेरी तरफ से एक कॉन्ट्रेरियन कॉल रहेगा, एंड स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ऑटो सेक्टर मेरी तरफ से कॉन्ट्रेरियन बाय रहेंगे टू लुक एट। अपने ग्लोबल सेक्टर में अर्निंग्स डाउनग्रेड का जिक्र किया, तो क्या आप आईटी और मेटल को भी इनमें रखेंगे, या आपको लगता है बॉटम बन चुका है? मैं इसमें शामिल करूंगा, ऑल्दो जो उनकी वेरिएशन रहेगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स डाउनग्रेड, वो अब तक के जो अर्निंग्स हैं उनके हिसाब से वील हैव टू प्रोजेक्ट, लेकिन ओवरऑल उन पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि अगर उनके क्लाइंट्स, उनके कंज्यूमर सेक्टर्स जो हैं, अगर वो स्लो डाउन से गुजर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनपे थोड़ा सा इधर वॉल्यूम या उनके जो प्राइसेस हैं उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, उन पे दबाव रहेगा। तो आई विल बी अ लिटिल कॉशियस के जो एक्सपोर्ट सेक्टर हैं उनमें थोड़ा सा कॉशियसली सिलेक्ट करें, और डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उनको थोड़ा पॉजिटिवली देखें। और चीज़ आपसे पता करनी है, अभी हम जो चले हैं वो एफआईज और ग्लोबल मार्केट्स के बेसिस पर चले हैं, ये डीकपलिंग आपको लगती है होगी या फिर अभी नहीं होगी, इसी तरह से चलेंगे? जनरली डीकपलिंग जैसा वर्ड यूज नहीं करता अबाउट इंडियन मार्केट्स वर्सेस फॉरेन मार्केट्स। मैं ये कहूंगा कि इंडिया अब सबसे फेवरेबली प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, या इन टर्म्स ऑफ मैक्रो स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर की जो क्वालिटी है हमारी अर्निंग्स की, उस हिसाब से इंडिया इज फेवरेबली प्लेस्ड। डीकपलिंग कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारत अच्छा कर रहा है, बट हम कनेक्टेड हैं वर्ल्ड से, एक्सपोर्ट साइड पे कनेक्टेड हैं, फ्लोज पे, लिक्विडिटी फ्लोज में हम कनेक्टेड हैं वर्ल्ड के साथ, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में भी वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड। तो ऐसा कहना कि हम कंप्लीटली डीकपल हो जाएंगे, ये गलत होगा। हाँ, बट ये जो आज इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड में, नेचुरली बहुत सारे जो सीरियस फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी साइज, हमारी ग्रोथ, हमारी मैक्रो स्टेबिलिटी देख के, और हमारा वेटेज भी बढ़ रहा है इंडाइसेस में, इक्विटी एज वेल एज बॉन्ड इंडेक्स में भी बढ़ रहा है, और नेक्स्ट ईयर शायद इंटरेस्ट रेट्स हमारे यहाँ और कम भी होंगे। तो ये सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया इज अ वेरी अट्रैक्टिव मार्केट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। निमेश, मैं जानना चाहूँगा, लेंडर्स की आपने बात की, बैंक्स और फाइनेंशियल्स एक अच्छा जरिया है डोमेस्टिक ग्रोथ को खेलने का। वहाँ पे बैंक वर्सेस नॉन बैंक एनबीएफसी जो ज़्यादा ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन रिस्क परसेप्शन ज़्यादा है। बैंक से ग्रोथ अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन भी काफ़ी पक से गए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आप कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरे आर्ग्यूमेंट को? अजय, आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा बैंक्स में अगर हम देखें तो हम जनरली स्प्लिट करते हैं बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और फिर उनकी हम डिपॉजिट फ्रेंचाइज और कॉस्ट ऑफ फंड देखते हैं, फिर लेंडिंग और एनपीएस देखते हैं, और उनके मार्जिन्स देखते हैं। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट हम देखते हैं, और इसमें आज जिस हिसाब से वैल्यूएशन प्लेस्ड है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन हमें लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कम है, यानी उनके वैल्यूएशन बेटर प्लेस्ड है ऑन अ हिस्टोरिकल बेसिस। अगर देखा जाए, कुछ उसमें ऐसी बड़ी बैंक्स भी हैं जिनके वैल्यूएशन हिस्टोरिक लो पे चल रहे हैं, या उनके डेकेड लो पे उनके वैल्यूएशन चल रहे हैं। एनबीएफसी अगर देखें तो एनबीएफसी अलग अलग सेगमेंट में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो उनमें वो सेगमेंट देखकर हमें जजमेंट के अनुमान लगाना है कि कौन सी एनबीएफसी सिलेक्ट करें।
तो एनबीएफसी में सिलेक्ट करना यस बिकम्स वेरी कहते हैं ना कंपनी स्पेसिफिक होगा। बैंक्स में थोड़ा सा इजी हो जाता है टू सिलेक्ट सम ऑफ द लार्ज बैंक स्पेशली। ओके, एब्सोल्युटली। ऐसे में निमेश, जो बड़ी थीम्स है और जो एटलीस्ट स्पेशली जो पीएसयू बास्केट है, चाहे पीएसयू रेलवेज हो और ऑफ कोर्स रेलवे में प्राइवेट सेक्टर भी, लेकिन पीएसयू आप एनर्जी बास्केट ले लें, पावर बास्केट ले लें, उनमें अच्छी जो मूव देखने को मिल रही है। इनमें क्या इनमें एक रुझान अभी बना रहेगा? किस फेज ऑफ तेजी में है अभी हम यहाँ, और क्या बड़ी तेजी, बड़ी अपॉर्चुनिटी अब भी सीज करनी बाकी है? आई थिंक जो पहले फंडामेंटल्स देखते हैं और फिर वैल्यूएशन अलग से देखते हैं। फंडामेंटल्स जो है पावर सेक्टर के काफी स्ट्रांग है और हमें लगता है कि ये एक मेगा ट्रेंड है। इंडिया में जो पावर सेक्टर में चेंजेस हो रहे हैं, कैपेसिटीज इंस्टॉल हो रही हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हो रहा है, तो ये एक मेगा ट्रेंड है और ये सेक्टर इससे बेनिफिट करेगा। इससे जुड़े हुए जो प्लेयर्स हैं वो सारे बेनिफिट करेंगे। उसमें जो कंपनीज इक्विपमेंट सप्लाई कर रही हैं, जो रिन्यूएबल में हैं, जो फाइनेंसिंग में है, उन सबको उनका फायदा हो। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि काफी हद तक कुछ सालों के लिए ये जो उनकी ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्राइस इन भी हो चुकी है, क्योंकि इस साल पावर सेक्टर स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। यानी लोगों ने जो 2-3 साल के जो उनके आउटलुक हैं उनको डिस्काउंट भी कर लिया है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, बट ओवरऑल अगेन यहाँ पे हम कहते हैं ना कि जैसे मेन सेपरेट फ्रॉम द बॉयज, यहाँ पे उन कंपनीज जो सस्टेन कर सकती हैं, जिनकी ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं, जो अपना ग्रोथ सस्टेन कर सकती हैं और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स अच्छी रहेंगी, वो उन कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट्स भी कंपनी के एनालाइज करके फिर उसमें अनुमान लेना चाहिए। सवाल निमेश आपसे जानना चाहेंगे, इस समय बाजार में कौन सा ऐसा सेक्टर या थीम या एक एरिया आपको दिखता है जो फिर भी ज़्यादा डिस्कवर्ड नहीं है, जहां पे वैल्यूएशन चले नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ अंडर अप्रिशिएटेड है, लेकिन बदल सकती है आगे चल के? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन अजय। ओवरऑल अगर हम देखें तो 2024 ऐसा साल रहेगा जहां पे हम एक फेयर वैल्यूएशन से शुरू कर रहे हैं मार्केट, एंड मार्केट ऊपर जा सकता है, उससे हायर वैल्यूएशन पे ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा सकता है बिकॉज ऑफ बिहेवियरल इंडिकेटर। तो इसमें हम उन कंपनीज पे ध्यान दें जिनकी क्वालिटी अच्छी और जो डिजर्व करती हैं ये वैल्यूएशन। तो हम 3-4 एस्पेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि प्रॉफिट ग्रोथ क्या होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल या क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स कैसी रहेंगी, और लॉन्जिटिविटी ऑफ अर्निंग्स कितनी रहेंगी, कितने सालों साल ये कंपनीज ग्रो कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर सेक्टर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है विल डू वेरी वेल इन 2024। इस सेक्टर में आप काफी ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जिनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, जिनकी ग्रोथ काफी स्टेडी है और इनकी विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ भी काफी अच्छी है। बिकॉज लोग इस साल उन सेक्टर्स पे ध्यान दे रहे थे जो कैपेक्स ओरिएंटेड हैं, जो इंफ्रा ओरिएंटेड हैं, पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड है, डिफेंस ओरिएंटेड हैं। लोगों का ध्यान अब तक इन कंपनीज की तरफ नहीं गया। हाँ, हालांकि फर्स्ट हाफ में इनकी अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी सबड्यूड रही है। मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ इनकी रिकवरी वाली रहेगी और 2024 या FY25 इन कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो स्लोली कंज्यूमर कंपनीज की तरफ मूव करने चाहिए। ठीक है निमेश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छे से आपसे बातचीत हुई। उम्मीद करते हैं आगे चल के वापस भी आपसे अच्छे से ही मुलाकात होने जा रही है।